बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इलेक्शन में धांधली होती है और किन किन जगहों पर डंडी मारी जाती है। फॉर्म 47 क्या है और फॉर्म 45 क्या है। इन दो फॉर्म्स का आपने बड़ी दफ़ा सोशल मीडिया पर सुना होगा, तो आज इन फॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा और 1 मिनट में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा पहले कि इलेक्शन में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और किन दो लोगों की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ये ठीक हो जाए तो 99.9% आपका इलेक्शन जो है ठीक हो सकता है, बगैर करप्शन के हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, एक स्केच खींच लेते हैं 1 मिनट का कि जब आप अपना वोट कास्ट करने जाते हैं तो पोलिंग स्टेशन में जैसे ही एंटर होते हैं एक पुलिस वाला होता है जो निगरानी कर रहा होता है। कभी रेंजर्स के बंदे भी होते हैं या आर्मी के नौजवान भी होते हैं हिफाजत के लिए कि इलेक्शन ठीक तरह कंडक्ट हो जाए। सिक्योरिटी का जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहला बंदा आपको एंट्रेंस में मिलता है, वो पोलिंग ऑफिसर होता है। यानी कि वो आपका नाम चेक करता है आपका असल शनाख्ती कार्ड देखकर कि आप वाकई ही पाकिस्तानी हैं। आपका असल शनाख्ती कार्ड वहाँ पर होना लाजमी है, क्योंकि असल शनाख्ती कार्ड देखता है और वो नादरा से ली हुई लिस्ट उसके पास होती है, वहाँ से वेरीफाई करता है आपका नाम, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर, आपके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड से। अब क्या होता है कि कुछ लोग ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नहीं लाते या किसी और हल्के के होते हैं, तो वहाँ पर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। अगर वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर आपको रिलीफ दे दे फोटो कॉपी के ऊपर या 2 नंबर जैसे CNIC बनवाए हुए होते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पर धांधली हो सकती है। तो यहाँ पर वेरीफाई करना उसकी जिम्मेदारी है ताकि गलत वोट कास्ट ना हो। पोलिंग ऑफिसर के बाद आपको सामना करना होता है 2 लोगों का, जिनको हम APO कहते हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जो पूरे स्टेशन की निगरानी जिसकी जिम्मे होती है, जिम्मेदारी होती है। 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि बैलेट पेपर्स इशू करते हैं। एक नेशनल असेंबली का आपको बैलेट पेपर देता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का होता है जो प्रोविंशियल असेंबली का बैलेट पेपर होता है। अब यहाँ पर APOs की जिम्मेदारी होती है, जैसे ही आपको नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का बैलेट पेपर थमा दें, फिर आपके हाथ पर, दाएं हाथ के ऊपर यहाँ पर एक अनमिट स्याही होती है जो कि मिटती नहीं है, वो आपके लगाएं ताकि पता चल जाए कि आपने वोट कास्ट कर लिया है, दोबारा आप वोट कास्ट करने के लिए ना आए। अगर वो अनमिट स्याही नहीं लगती, यहाँ कोताही होती है या रिलैक्सेशन होती है, तो फिर आप दूसरी दफ़ा भी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यह है कि अनमिट स्याही अगर नहीं भी लगी हुई तो आप जो एक लिस्ट होती है वहाँ पर नाम भी काट दिया जाता है, तो वो भी ये शो करता है कि आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अगर अनमिट स्याही नहीं है, आपका नाम उस लिस्ट से पोलिंग ऑफिसर ने काट दिया है, तब ये सोचा जाता है कि आपकी जगह कोई और तो वोट कास्ट नहीं कर गया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप वोट फिर भी कास्ट कर सकते हैं। इसको टेंडर वोट कहते हैं। तो वहाँ पर उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, लेकिन आप वोट कास्ट कर सकते हैं अगर आपके दाएं अंगूठे के इस जगह पर वो निशान नहीं है, वो इंक नहीं लगाई गई, तो आप दोबारा भी वोट कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मिस्टेक होती है तो भी आपको दोबारा वोट कास्ट करने की इजाजत मिल जाती है। इस तरह कुछ लोग यहाँ से भी धांधली करते हैं। ये सारी कोताही होती है स्टाफ की। तो इससे आगे हम अगर चलते हैं, तो आप अपना नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का बैलेट पेपर लेकर स्क्रीन एक बनी हुई होती है, वहाँ पर जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं। वहाँ पे एक स्टैंप होती है छोटी सी, जो कि आपने निशान पर लगानी होती है जिससे आपने वोट देना होता है। और ग्रीन बैलेट पेपर जो कि नेशनल असेंबली का बैलेट पेपर है, वो आपने ग्रीन बॉक्स में डाल देना होता है। और व्हाइट बैलेट पेपर जो कि आपके प्रोविंशियल असेंबली का बैलेट पेपर है, वो आपने डाल देना होता है व्हाइट बॉक्स में। तो वहाँ यहाँ तक आपका वोट कास्ट हो जाता है, फिर आपको बाहर जाना होता है ताकि नेक्स्ट लोगों को अलाउ किया जाए वो अपना वोट कास्ट करें। अब यहाँ पर धांधली कैसे होती है, ये सर्कल चलता रहता है। 2-3 जगह तो मैंने आपको बता दी है कि कहाँ पर आप मिस्टेक करके वोट दोबारा डाल सकते हैं अगर जो स्टाफ है उससे मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही पोलिंग स्टेशन का टाइम खत्म होता है, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे करते हैं जो कि इस दफ़ा इलेक्शन में देखा गया है। जैसे ही पोलिंग का स्टाफ का टाइम खत्म हुआ, वहाँ पर क्या किया गया कि वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को के जरिए धांधली करवाई गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो इस सारे स्टेशन का इंचार्ज होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की यह भी जिम्मेदारी होती है कि वो बैलेट पेपर रिसीव करे, स्टेशनरी रिसीव करे और एक दिन पहले आकर अपने स्टेशन में रख दे। अब वो हर चीज़ का जिम्मेदार है। एक दिन पहले आके सामान रखेगा, अगर वो मिला हुआ नहीं है तो उस सामान की हिफाजत करेगा। अगर वो सामान की हिफाजत नहीं कर सकता और बैलेट पेपर्स की हिफाजत नहीं कर सकता, तब मसाइल हैं। और इसके साथ साथ जो बैलेट बॉक्स मैंने आपको बताया है नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का, वो उनको सील लगानी होती है और खाली शो करवा कर। अगर आप सही नहीं लगाते और सील जो पोलिंग एजेंट्स हैं, यानी कि हर पार्टी का एक एजेंट वहां पर मौजूद होता है, ये सारे साइकिल को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कहीं धांधली तो नहीं हो रही, तो सील उसको शुरू में जाके नोट कर लेनी चाहिए ताकि शाम को जब उस सील को ओपन करने लगे वही नंबर उसको चेक करना चाहिए कि सील वही है, सील चेंज तो नहीं हुई। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जैसे ही पोलिंग स्टेशन का टाइम खत्म होता है तो उसके अंदर बैलेट पेपर्स बहुत सारे डाल दिए जाते हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हथियाए गए होते हैं, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद उनको ब्लैंक जो पेपर्स हैं वो प्रोवाइड कर देता है अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, धांधली में इन्वॉल्व है। तो वो ब्लैंक पेपर्स पे, बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लगाकर वो
किसी भी टाइम मौका बनाकर उसमें डालते हैं। ज़्यादातर वो टाइम होता है जब ये टाइम खत्म होता है, सारे लोग बाहर चले जाते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाहर निकालने लग जाता है सारे स्टाफ को बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, ताकि वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए, पोलिंग एजेंट को भी मौजूद रहना चाहिए, और ओपन करते हुए सीलें भी चेक करनी चाहिए। सीलों के ऊपर नंबर लगे होते हैं, वो नंबर चेक करने चाहिए कि ये सुबह वाली सीलें हैं, सीलें चेंज तो नहीं, अगर चेंज है तो इसके अंदर कोई छेड़छाड़ की गई है। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए सीलों के नंबर नोट करने चाहिए, और जब बॉक्स ओपन किए जाते हैं उस वक्त भी नंबर नोट करने चाहिए कि वही सीलें हैं। अगर चेंज है तो इसका मतलब है बॉक्स ओपन किए गए हैं, इसके अंदर या तो बैलेट पेपर्स निकाले गए हैं किसी पार्टी के, या इसके अंदर डाले गए हैं किसी पार्टी के। यहाँ से भी धांधली होती है, जो ठप्पे पर ठप्पा लगाकर वहाँ पर डाले जाते हैं या किसी के खराब किए जाते हैं, तो यहाँ भी धांधली हो जाती है। लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर ठीक है, अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके अंदर उसके पास इख्तियारात होते हैं मजिस्ट्रेट के, वो पुलिस को बुला सकता है, रेंजर्स को बुला सकता है, बैकअप पर होती हैं। तो इन धांधली को अगर कोई थ्रेट करता है तो खत्म भी कर सकता है। लेकिन बैकवर्ड एरियाज में वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाता है, कभी थ्रेट के जरिए, कभी लालच के जरिए, तो फिर ये मसला होता है। एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बहुत मेन जिम्मेदारी होती है इसको कंट्रोल करने की। अच्छा, इसके बाद काउंटिंग होती है। काउंटिंग में भी जो है पोलिंग एजेंट्स का बैठना लाजमी है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो दूसरे अगर कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठा तो जो दूसरे हैं वो किसी के बैलेट पेपर्स खराब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्टैंप दो जगह लगी हो तो वो वोट काउंट नहीं होता। स्टैंप अगर सही ना लगी हो, यानी कि ज़्यादा बाहर चली गई हो, तो फिर भी वोट काउंट नहीं होता। थोड़ी बहुत अगर स्टैंप निशान से बाहर है तब वोट काउंट हो जाता है। इसी तरह कोई और चीज़ है इसमें, उस यानी कि निशान लगाकर तो वो भी वोट ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तमाम पोलिंग एजेंट्स का सामने बैठना, गिनती के अमल को ऑब्जर्व करना लाजमी है। और समटाइम ऐसा होता है कि स्टाफ थका हुआ होता है, एक दिन पहले से आया हुआ होता है। ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि वो काउंटिंग में पोलिंग एजेंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है, फिर रीचेक नहीं करता, रिकाउंट नहीं करता, वहाँ पे भी धांधली हो जाती है। तो हर बंदा अपनी पार्टी के वोट काउंट करने में लगा होता है। जब 3000 के करीब अमूमी तौर पर एक पोलिंग स्टेशन में वोट होता है, तो वहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, यानी कि एक पोलिंग एजेंट अपने काउंट कर रहा है, दूसरे अपने काउंट कर रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा हेरा फेरी कर सकता है। तो वहाँ भी ख्याल करना चाहिए, और वहाँ वोट खराब नहीं करने देना चाहिए किसी को, काउंटिंग में ऑनेस्टली करनी चाहिए। जब ये काउंटिंग हो जाती है तो जितनी भी पार्टीज होती हैं, जो पोलिंग का स्टाफ है उसके पास जितने भी निशान होते हैं उतने इन्वेलप्स होते हैं। हर निशान के जितने भी वोट काउंट होते हैं उसके इन्वेलप्स सेपरेट इन्वेलप में डालने होते हैं। लिखना होता है कि ये शेर का है, ये तीर का है, ये तराजू का है, और ये भले का है, ये बैंगन का है, ये फलां का है। तो हर वोट अलग इन्वेलप्स में डालना और उसके ऊपर लिखना होता है। तो ये सारी काउंटिंग जब हो जाती है, एक फॉर्म 45 रेडी होता है। फॉर्म 45 में क्या होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो से पहले भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये सारी डिटेल होती है कि फलां निशान को कितने वोट पड़े, तीर को कितने निशान पड़े, तराजू को कितने निशान पड़े, बल्ले को कितने निशान पड़े, कोई भी निशान अगर आपका है तो बैंगन को कितने निशान पड़े, बेंच को कितने निशान पड़े, इसी तरह शेर को कितने निशान पड़े, यानी कि वोट पड़े, सॉरी। तो ये सारे वोट सेपरेट लिखे जाते हैं, फिर टोटल वोट किए जाते हैं कि टोटल कितने वोट हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टोटल वोट कास्टिंग आ जाती है, और आपकी बुक से पेपर कितने फाड़े गए हैं वो काउंट करना लाजमी है, वो चेकिंग हो जाती है, यहाँ से ऑडिट हो सकता है। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि जब भी ये वोट कास्टिंग हो जाती है तो इसका ऑडिट नहीं किया जाता। ऑडिट का अमल भी होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है हर 5 साल के बाद, हर साल के बाद फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इस तरह इसका भी ऑडिट होना चाहिए। यहाँ पे अदालत में जाके, कोर्ट में, प्रोसीडिंग में जाके उलझाकर फिर काउंटिंग की जाती है, जब तक कि मजीद भी रद्द-बदल हो जाती है। तो इस काउंटिंग के बाद काउंटिंग में पोलिंग एजेंट्स को मौजूद होना चाहिए। काउंटिंग जब ये फॉर्म 45 पे लिखी जा चुकी होती है तो पोलिंग एजेंट्स को साइन करना चाहिए उसके ऊपर, ताकि उसको पता हो जितनी मैंने काउंटिंग किया है हमारे वोट उतने ही फॉर्म 45 पे लिखे गए हैं। उसके ऊपर ये भी आता है कि दुरुस्त वोट कितने हैं, खारिज वोट कितने हैं, यानी कि जो बोगस वोट हैं वो कितने हैं, वो सारे यानी कि वहाँ पर मेंशन होते हैं। 45 के अंदर, फॉर्म 45 के अंदर एक्चुअली रिजल्ट होता है उस पोलिंग स्टेशन का कि किसको कितने वोट पड़े, तो वो फॉर्म 45 कहलाता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर बड़ी अहम बात है, फॉर्म 45 की कापीज को जो ले जाते हैं वो उसको अमेंड भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो फॉर्म 45 मौजूद है, हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे, ठीक है। फॉर्म 45 के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं और उसका अंगूठा होता है, साथ सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं और अंगूठा होता है। साइन अंगूठा कोई भी करके खाली उस पर दिखा सकता है। तो वहाँ पर यानी कि कोई भी आके वावेला करे तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी फॉर्म 45 खराब है। तो यहाँ पर भी मसला होता है, यहाँ पर अक्सर मीडिया पे डिबेट देखने को मिलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि फॉर्म 45 की कॉपीज लेकर आता है, एजेंट्स लेकर आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फेक ही लेकर आएँ, और उसकी एक कागज़ भी स्पेशल होता है। तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बड़ी रीज़न और बड़ी जो धांधली होती है वो क्या होती है कि फॉर्म 45 के ऊपर जो जमा करवाने जा रहा है आरओज़ को, रिटर्निंग ऑफिसर को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो वो क्या है एक्चुअली तो वो काउंट होना है ना। आपको जो भी दे दिया आप जीत गए हैं। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर मिला हुआ है तो फॉर्म 45 चेंज करके भी उसके अंदर डाल के आगे जाके प्रोवाइड कर सकता है। ऑडिट तो जब होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक करप्शन हो सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर मिला हुआ है, सही नहीं है, तो यहाँ करप्शन कर सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हर जगह मेन रोल है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका करप्ट है तो किसी भी पॉइंट पर डंडी मार सकता है। बहुत सारे पॉइंट उसको ऐसे मिलते हैं। अगर ऑनेस्ट नहीं है तो कहीं भी इन्वेलप ऐड करवा सकता है, ब्लैक इन्वेलप किसी को दे सकता है, ब्लैक इन्वेलप पे टप्पे लगवा सकता है, वो मालिक है उसके पास है। बाकी स्टाफ तो उलझा हुआ है, वोट में इतना रश होता है, बाकी स्टाफ उसको इन्वेलप सॉरी बैलेट पेपर जारी करने में लगा हुआ होता है। हर बंदा अपनी ड्यूटी में लगा हुआ होता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो हर चीज़ उसके पास होती है, वो देख रहा होता है, वो काउंट कर रहा होता है। तो अगर वो सही नहीं है तो आपका समझे 90% वो पोलिंग स्टेशन फ्लॉप है, जिसको चाहे वो जितवा सकता है। और 45% जो फॉर्म है उसने आगे जो देना होता है वो चेंज ना करे।
ये ना हो कि वो चेंज करके आगे दे दे, ठीक है, फेक वो बना ले, पोलिंग एजेंट्स को राजी करके उसने भेज दिया। अब आरओ को जो उसने जमा करवाया है वो वही होना चाहिए जो एक्चुअल रिजल्ट है। अगर उसमें भी फेक कर देता है, फेक साइन कर देता है, तो फिर मसाइल हैं, तो आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, धांधली हो सकती है। तो ये भी एक जगह है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही इन्वॉल्व होता है। अब आरओ के पास चले गए हैं, आरओ ने एक रिजल्ट बनाना है, यानी कि आरओ के पास मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के, एक एमएनए का रिजल्ट है, एमएनए का अनाउंस करना है, तो उसके बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं। सब पोलिंग स्टेशन के प्रेसाइडिंग ऑफिसर एक आरओ को आके अपना रिजल्ट देते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर को। अब उसने उसको कंपाइल करना होता है और फिर आगे फॉर्म 47 इशू करना होता है। वहां पर भी पोलिंग एजेंट्स का होना लाजमी है, जहां पे पोलिंग एजेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। मेन करप्शन जो इस दफा देखने को मिली है, इस जगह पे देखने को मिली है कि अगर आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर है, आरओ है, वो ऑनेस्ट नहीं है, या उसको हैंडल किया जा रहा है, चाहे उसको थ्रेट्स के जरिए, चाहे उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, चाहे उसको यानी कि लालच को दी गई है, या किसी पार्टी का वो बंदा है तो वहां पर जरा मसाइल हो सकते हैं, तो वहां पे करप्शन हो सकती है। यहाँ पे लाखों का वोट गबन हो जाते हैं, यानी कि 1 लाख की लीड से अगर कोई जा रहा है तो 1 लाख को कुछ भी कर सकता है। अब बाहर वाले पीटते रहेंगे कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, हमारे तो वोट जाते हैं, लेकिन उसने रिजल्ट अनाउंस कर दिया, उसने करना था अनाउंस। अब अदालत में आपको इंसाफ मिलता है या किस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, वो फिर अल्लाह ही जाने आपकी किस्मत। यानी कि वहां पर नेशनल असेंबली का एक मेंबर जीता हुआ लाखों की लीड से हार भी सकता है, चंद एक वोट्स की लीड से जीता हुआ है तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर मसाइल होते हैं। अब ये मेन बंदा है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आरओ ऑफिसर, ये 2 मेन बंदे हैं। अगर ये ऑनेस्ट हैं, ठीक है, अपना रिजल्ट कंपाइल ठीक कर रहे हैं, तो रिजल्ट को डिले भी नहीं कर रहे। डिले करने का मतलब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है कि गड़बड़ करने में आपको वो होती है, आसानी हो जाती है। रात के आप 2 बजा दें, 3 बजा दें, तो यहाँ पर आप ऊपर नीचे हेरफेर कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट लेट होता है तो समझ लें कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। जैसे आप देख लें कई कई दिन लगे होते हैं, तो दिन नहीं लगने चाहिए, और साफ सुथरा निज़ाम है, साफ सुथरे अंदाज में होना चाहिए, और साफ शफाफ अंदाज में होना चाहिए, जिसके राइट है उसको मिलना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर ऑनेस्ट नहीं है, तो बड़ी आसानी के साथ वो पोलिंग स्टेशन ब्लैकमेल किया जा सकता है, वहाँ पे हैक किया जा सकता है, और उसमें जो धांधली की जा सकती है। तो इन तरीकों से यहाँ पर धांधली होती है। तो ये सारे तरीके थे, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा फॉर्म 45 क्या है, 47 क्या है, कौन कौन सा अमला क्या काम कर रहा होता है, क्या सारी सूरत हाल होती है इलेक्शन वाले दिन में। बाकी कुछ सूरत हाल आप देख रहे होते हैं टीवी चैनल्स पर भी, किस तरह अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो ठप्पे पे ठप्पा लग रहा होता है, और किस तरह ये हैंडल हो रहा होता है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बोर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप लोगों का इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।